चलो बच्चों, अब हम लोग की गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंटिंग रिवाइज हो चुकी है। अब हम लोग रिवाइज कराने जा रहे हैं AS13 रिवाइज करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा लगभग आता ही रहता है। तो ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, मतलब एकदम आप देखोगे ना तो कहोगे कि वाह, कि देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि ये जो है अपना टॉपिक ये महा आसान है, मतलब इससे आसान आप कहोगे कि कुछ है ही नहीं। अगर आप कहोगे ना तो मैं इसको 2-3 मिनट में ही पूरा रिवाइज करा दूंगा, मतलब इसको बिना देखे। बाद में हम लोग देखते हैं, चलो आ जाओ, वेरी वेरी सिंपल। तो हर हर महादेव बच्चों, देखो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो कि या तो अर्निंग पर्पस के लिए रखा हुआ हो, मतलब डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं रखा गया, सेल करने के लिए नहीं रखा गया, रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है, या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए रखा हुआ है, या रेंट मतलब इनकम अर्न करने के लिए रखा हुआ है, उसको सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में स्टॉक नहीं आता है। तो अब देखो देयर आर टू टाइप, जो अपने एएस में कवर है बस उसी को रिवाइज करते हैं। देखो AS13 में वैल्यूएशन ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या लिखा हुआ है, दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि आप विद इन मतलब कि उसको आप विद इन 12 मंथ में ही आप क्या कर दोगे, उसको मेच्योर कर दोगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ, तो इसका क्लासिफिकेशन सिंपल है। तो अगर 12 मंथ में मेच्योरिटी होनी है इसको, मतलब डेट ऑफ इसके एक्विजिशन से, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 12 मंथ, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। दो तरीके का हो गया। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, बस यही है और कुछ है नहीं। वैल्यूएशन करेंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट में ही करेंगे अनलेस जो इसमें डिक्लाइन अगर परमानेंट इन नेचर होती है, मतलब जो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट नेचर की उसमें डिक्लाइन होगी। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि ये परमानेंट नेचर की डिक्लाइन है, तो उसको आप क्या करोगे, रिकग्नाइज करोगे। मतलब कहने का मतलब है अगर वो डिक्रीज हुआ तो उस परमानेंट डिक्लाइन को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, समझ गए। मतलब वो ये हो गया कि कॉस्ट से भी वो कम में आएगी तो उतने में हम लोग उसको कम कर देंगे, समझ गए। मतलब जब तक परमानेंट डिक्लाइन नहीं है, तो जैसे कि अगर मान लो दिया हुआ है कॉस्ट 100 तो 100 पे ही करेंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है 20 की परमानेंट डिक्लाइन हो गई तो आप 80 पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। अब ये हो गया कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब इसका सबसे लास्ट टॉपिक यही है कि इसका रिक्लासिफिकेशन होता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और यही एग्जाम में आता है। जो देखो बहुत सिंपल है कि अगर करेंट इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है तो एक चीज़ बस याद रखना, जो जिस जगह से आता है ना वही उसकी मेथड रहेगी। मतलब अगर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनती है तो करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो जिस दिन इसका क्लासिफिकेशन होता है उस दिन भी ये ऐसे ही वैल्यू होगी। मतलब अगर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में चेंज हुई तो उस दिन कैसे वैल्यू होगी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और फिर बैलेंस शीट डेट पे फिर उसका नेचर हो जाएगा परमानेंट इन नेचर, मतलब लॉन्ग टर्म वाला हो गया। तो लॉन्ग टर्म को कैसे करते हैं, कॉस्ट, समझ गए। बहुत सिंपल है। मतलब अगर आपका क्लासिफिकेशन देखना है तो बस यही देखो कि अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में चेंज होता है तो वैल्यूएशन ऐसे होगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में चेंज होता है तो लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन कैसे होता था, कॉस्ट अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन, तो ऐसे ही वैल्यू होगा मतलब चेंज के समय। फिर जैसे कि अगर मान लो, जैसे बात समझो कि साल के किसी दौरान जो है, जैसे 1 अप्रैल को आपने शुरू किया, 30 जून को क्लासिफिकेशन हुआ, या मान लो अगले साल 1 अप्रैल को आपने चेंज किया उसका क्लासिफिकेशन, तो उस दिन जो है जो वो पहले से थी उसका जो वजूद था वैसे ही वैल्यू होगी। मतलब अगर करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में जा रही है तो उस दिन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर लॉन्ग टर्म कॉस्ट मतलब कि वो नॉन करेंट मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट में चेंज हो रही है तो कॉस्ट अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन। बस एस खत्म, और कुछ है ही नहीं। तो चलो आ जाओ, हम लोग इसको एक बार देख भी लेते हैं। बहुत सिंपल है और कुछ है नहीं, ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट की चीज़ें है नहीं इसमें, सारी चीज़ें आपको वैल्यू दी हुई होगी। आओ एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी असेट्स जो कि होल्ड फॉर अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सेप्ट स्टॉक, स्टॉक को इसमें नहीं लेते, ठीक है। जैसे क्या, शेयर में कर दो, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में, गोल्ड में, लैंड एंड बिल्डिंग में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो ये सारी इसमें कवर होते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म बेसिस और ये परमानेंट बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब कि एक्वायर किया है आपने विद द इंटेंशन, मतलब आपकी ये सोच है कि आप इसको 12 महीने में सेल कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ। याद रखना है, ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं, कहाँ से 12 महीने चालू होगी, जिस दिन से आपने इसको एक्वायर किया। ऑल अदर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
बहुत ही सिंपल है ऐसे। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, करंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म को एट कॉस्ट पे ही करेंगे, लेकिन अगर डिक्लाइन इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज परमानेंट इन नेचर देन डिक्लाइन शुड बी रिकॉर्डेड। डिक्लाइन, इंक्लाइन की बात नहीं हो रही है, इंक्लाइन को देखना ही नहीं है, ठीक, इंक्लाइन नहीं, डिक्लाइन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो डिक्लाइन अगर परमानेंट नेचर का है तो ही उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट में क्या क्या जाएगा आपको मालूम ही है, परचेज प्राइस ले लो, टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं मिलता जस्ट लाइक AS2, एक्सपेंसेस ऑन परचेज लाइक कमीशन अगर दिया तो वो भी ऐड कर दो, ये टोटल आएगा। और कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल था। इफ इन्वेस्टमेंट आर ऑब्टेन ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट्स, मतलब कोई असेट्स दे के आपने इन्वेस्टमेंट लिया तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव जो आपको मिला, ठीक है, और गिवन जो दिया, विच एवर इज क्लियरली, जो इसमें से क्लियरली दिखेगा उसी पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई क्लियर नहीं हो, तो जो क्लियरली वैल्यू है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। रिक्लासिफिकेशन, करंट से लॉन्ग टर्म में आ गए और इधर लॉन्ग टर्म से करंट में आ गए, जहां से आए हैं वही वजूद, समझ गया। एट रिक्लासिफिकेशन डेट, मैंने क्या लिखा हुआ है, रिक्लासिफिकेशन डेट पे ही अगर आपको देखना है तो जहां से आए वही वजूद, मतलब देखो करंट में कैसे वैल्यू होता था ऐसे ही वैल्यू होता था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन ऐसे ही वैल्यू होगा। लॉन्ग टर्म से करंट एट कॉस्ट बट परमानेंट डिक्लाइन वैल्यू आफ्टर दिस, देखो खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल था। ऐसे ही हम लोग पूरा AS रिवाइज कर लेंगे और बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। हर हर महादेव बच्चों, थैंक यू सो मच।